हेलो एवरीवन, हमारे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम एक पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाऊंगा और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो एसिड बेस रिएक्शन पढ़ोगे, वहां पर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हेल्प करेगा तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में। कौन सा रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड में जाएगा, कौन सा रिएक्शन हमारा बैकवर्ड में जाएगा, वहां पर तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इन सभी के चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले एक टर्म आएगा रिएक्शन। हमारे पास क्या है, केमिकल्स और इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, हमारे पास जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है सर, पहले ये बताओ। जो हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या है, हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम अब कुछ लिए, कुछ नया बना के दे दिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो हमारा रिएक्शन में क्या होता है, एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है कहाँ पे, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में ये हो सकता, या दूसरा ये हो सकता सर, जो हमारा रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट ये कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, और जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में। तो हमारी तरह हम इस तरह से हमें दो रिएक्शन देखने को मिल जाएगा सर। एक तो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, एक तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दूसरा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। देखो, जो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, जो इस तरह का रिएक्शन को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसे तुमने रेलवे प्लेटफॉर्म में देखा होगा कि एक सीढ़ी, जो इलेक्ट्रिक सीढ़ी है, वो इधर से चढ़ रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो वो क्या करता है, एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन। अगर 10 लोग चढ़ रहा है, 10 लोग उतर रहा है, तो ये क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। चलो ठीक है, अब इसका मतलब हमारा जो, ठीक है, जो हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन अब दो तरह का हो गया सर। एक तो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। चलो देखते हैं। देखो, हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जो हमारा O2 का ब्लड में, O2 का क्या, ऑक्सीजन का ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसफेरेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो क्या था, इक्विलिब्रियम में आता है जाता, आता है जाता। जो हमारा हीमोग्लोबिन माइग्लोबिन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता, वो क्या था, एक इक्विलिब्रियम में होता, जितना जाता उतना ही रनिंग होते रहता। तो वो हमारा क्या है, एक इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल, जैसे तुम एक बोतल में पानी भर दो, ठीक है, उस पानी में एक छेद कर दो, तो वो क्या होगा, पानी धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। क्या उस बोतल में पानी फिर से आ पाएगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल देख, जैसे नदी में पानी बह रहा है, तो वो नदी क्या पानी फिर से रिटर्न आएगा, नहीं, वो क्या है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या करो, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या करो, एक डब्बे लो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल। देखो, एक एक क्या कर दिए, एक डब्बे ले लिए, ठीक है। अब यहां से एक हम लोग पाइप के थ्रू यहाँ पर एक कनेक्शन कर दिए, ठीक है। ये क्या है, वाटर है। जितना यहाँ पर होल है, उतना ही होल हम लोग इधर कर दिए। दोनों होल क्या है, सेम है, ठीक है। ये जो होल ए है और होल बी है, ए इक्वल टू बी है, ठीक है। अब बता, अब हम लोग क्या करें, इधर से इस डब्बे में हमारे पास पहले से इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ। अब इसमें हम लोग क्या कर दिए, वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड करेंगे तो इसमें वाटर आएगा, तो क्या ये बढ़ेगा, नहीं,
जितना ऐड करेंगे उतना इधर से हमारा आउटलेट हो जाएगा, आउटलेट हो जाएगा हमारा वाटर। ये वाटर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जितना हम ऐड कर रहे हैं उतना ही बाहर आ रहा है। तो ये जो हमारा जो यहाँ पर वाटर का जो कांस्टेंट वाटर जो पहले से था वो क्या रहेगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। वो जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन किस नेचर में रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। किसमें रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब सर जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, ये तो रिवर इक्विलिब्रियम में ही नहीं होता, तो ये इसमें कोई इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं आता। चलो हम लोग यहां से डिफ्रेंशिएट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल रिएक्शन में देखो सबसे पहले हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो क्या था, दोनों डायरेक्शन में होता। इट अकर्स, इट अकर्स इन बोथ डायरेक्शन, बोथ। जो हमारा ये होता है ये क्या होता है, हमारा दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। क्या होता है, हमारा जो ये दोनों डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जो हमारा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इट ओनली टेक प्लेस इन सिंगल डायरेक्शन, इट ओनली अकर्स इन सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, ये किसी एक में डायरेक्शन में ही फॉलो होता, बट रिवर्सिबल में दोनों डायरेक्शन में फॉलो होता है। ठीक है, जब भी तुम देखोगे रिवर्सिबल रिएक्शन किसी क्लोज कंटेनर में कराया जाता है, इट ओनली अकर्स इन क्लोज कंटेनर, क्लोज वेसल या कंटेनर बोल सकते हो। जो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये क्या होता है, क्लोज कंटेनर में भी हो जाता और ओपन ओपन कंटेनर में भी हो जाता। तो इट अकर्स इन क्लोज्ड और ओपन वेसल। ये हमारा क्या होता है, क्लोज में भी होता है और ओपन में भी हो जाता है। देखो इट इज डिनोटेड बाय टू एरो, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते या डिनोट करते, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इट इज, इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो। क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर देखो एक शब्द यहां पर है, डायनेमिक का मतलब क्या, वो गति में हमेशा जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन वो गति में होता है, कभी स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, तो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। और एक दूसरा पॉइंट होता है जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। बट इस केस में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन जीरो होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड कुछ भी हो सकता है बट बैकवर्ड रिएक्शन जीरो। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जीरो हो जाता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। ये हमारा डिफरेंस था। अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रिया क्या होता है सर, हमें बताओ। केमिकल इक्विलिब्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ ना सर। हमें बताओ केमिकल इक्विलिब्रिया है क्या, केमिकल, चलो ठीक है।
इक्विलिब्रियम। देखो केमिकल्स का क्या क्या का मतलब होता है बताओ। केमिकल्स का मतलब कोई रिएक्शन हो रहा, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कब आएगा सर किसी भी रिएक्शन में? तो देखो, देखो इक्विलिब्रियम हम कब बोल सकते हैं कि हमारा रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया। तो क्या करना है, व्हेन द रेट ऑफ, चलो उसको बताते हैं, जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल हो जाए जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पर हम बोलेंगे ये रिएक्शन अब हमारा इक्विलिब्रियम में रिच कर चुका है या पहुंच चुका है। ठीक है, जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, दोनों के दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है ये प्रोसीड कर रहा है, ये एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो हम लिखते हैं व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज या आर इक्वल, दोनों के दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो जाए तो वहां पर बोलेंगे हमारा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब या दूसरे, और हम दूसरे तरीकों से बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, जब हमारा रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे ये रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट in a chemical reaction, in a chemical reaction, जिस पॉइंट पे हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, नॉट इक्वल। क्या बोले, देखो ये हमारा कांस्टेंट है, यहां पर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल में भी इक्वल कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं होगा इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल, चलो ये भी सब अभी बता देंगे कहां पर इक्वल होगा कहां पर नहीं इक्वल होगा। ठीक है, ये इतना बात समझ में आया। चलो ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तब हम बोलेंगे हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, कोई दिक्कत। ठीक है, इतना बात समझ में आया तो नोट करो इतना, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखो अब हमें कुछ ग्राफ देखते हैं। देखो अभी हम क्या बोले थे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो यहाँ पर आ जाता वहां पर हमारा क्या होता, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता। ग्राफ के थ्रू से कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो ग्राफ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। अभी मान लेते हैं हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पूछ रहा होगा, रेट ऑफ, ठीक है, ठीक है, चलो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या है, पहले रिएक्टेंट के पास कुछ ना कंसंट्रेशन, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है। अब धीरे धीरे जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये हमारा क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और ये हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड। अब देखो हमारा जो इस पॉइंट आके, इस पॉइंट पे आके दोनों का रेट क्या हो गया, रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पर दोनों को दोनों क्या रहे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया,
इक्विलिब्रियम हमें मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या था, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो वहां पर भी हम लोग इक्विलिब्रियम का बता सकते कि यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट का ग्राफ रिएक्टेंट का ग्राफ क्या होगा, घटेगा टाइम के अनुसार, तो चलो घटा दो टाइम के अनुसार रिएक्टेंट, ये घट गया। अब बताओ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम के अनुसार बढ़ेगा, बढ़ गया। अब देखो ये हमारा क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये क्या सॉरी ये हमारा क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। अब क्या होगा बताओ, देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा धीरे धीरे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा, एक समय ऐसा आया कि दोनों के दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो ये वैल्यू पर ही कांस्टेंट जा रहा है, ये वैल्यू पर स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस पॉइंट पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम क्यों आ गया, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये बोल सकते हो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नॉट इक्वल, ठीक है। ये बात समझ में आया, ठीक है, इतना बात हो ध्यान में आया, तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, इतना समझ में आ गया, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है क्लोज कंटेनर। बताओ ये भी बता सको जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है ओनली एस्टेब्लिश्ड इन क्लोज कंटेनर, क्लोज में होना चाहिए रिएक्शन, ठीक है। अब हमारा कुछ इक्विलिब्रियम का फीचर है कि जो हमारा रिएक्शन अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, उसका अपोजिट इफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है देन बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन हमारा इंडोथर्मिक हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। कोई भी बात यहां तक समझ में आया सभी को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम हम लोग देखेंगे, अभी टाइप ऑफ रिएक्शन देखे थे, ये टाइप ऑफ रिएक्शन था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन इन केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक तो होमोजीनियस रिएक्शन होता है और एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन। क्या होता है, एक होमोजीनियस रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। ये दो रिएक्शन। अब सर हमें बताओ होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ होमो का मतलब सेम, और गैस होमोजीनियस, होमो का मतलब क्या था, सेम रिएक्शन, मतलब यहाँ पर जीनियस का मतलब फेज, जो एक ही फेज में हो, सभी के सभी रिएक्शन, सभी जो हमारा मॉलिक्यूल है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सभी का सभी मॉलिक्यूल एक ही फेज में हो, तो उस टाइप को रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शन। और हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होता है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें गैस सॉलिड मतलब मोर देन वन टाइप का फेज प्रेजेंट हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। चलो हम लिखते हैं ओनली वन टाइप्स ऑफ फेज प्रेजेंट, एक ही टाइप का फेज प्रेजेंट हो, फेज का मतलब क्या, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर गैस में सभी के सभी गैस में होना चाहिए, अगर सॉलिड है तो सभी के सभी सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। अगर लिक्विड है तो सभी के सभी क्या होना चाहिए, लिक्विड है तो लिक्विड ही होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखो, ए गैस प्लस बी गैस हमारा कन्वर्ट हो गया सी गैस प्लस डी गैस में, ठीक है। देखो सभी के सभी क्या है, गैस में, तो इस टाइप को रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, होमो
जीनियस रिएक्शन। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस क्या, मोर देन वन टाइप ऑफ फेज प्रेजेंट, मोर देन वन फेज प्रेजेंट। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या, इसे ए हमारा सॉलिड है प्लस बी हमारा गैस है, ये कन्वर्ट हो गया सी गैस में प्लस डी सॉलिड में। देखो यहां पर क्या, टू फेज प्रेजेंट, यहां पर कितना टू फेज है। अब टू फेज क्या है, एक सॉलिड है एक गैस है, तो इस टाइप को रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हम लोग रियल एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है N2, ये क्या होता है, गैस होता है, प्लस 3H2, ये हमारा क्या होता है, गैस होता है। ये हमारा क्या फॉर्मेशन करके देता है अमोनिया में, ये हमारा NH2NH3 गैस। देखो सभी का सभी क्या है, गैस में गैस में गैस में, तो यहाँ पर सभी का सभी मॉलिक्यूल क्या है, ऑल आर इन ऑल, यहाँ पर सभी के सभी ऑल आर इन सेम फेज, ऑल आर इन सेम फेज, एक ही फेज में है ना। तो इस टाइप को रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस का, होमोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल हेट्रोजीनियस का भी है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये क्या होता है, सॉलिड है, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और ये जो हमारा CO2 क्या है, गैस है। तो देखो सॉलिड और गैस दो फेज प्रेजेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, चलो ठीक है, यहां से ये हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम में था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव मास क्या होता है। सबसे पहले बताओ एक्टिव मास, कुछ एक्टिव मास देखो, जैसे एग्जांपल से समझो, पहले के समय में क्या होता था, सेना सेना में लड़ता था। जो पहले, अब इधर से भी जैसे बाहुबली देखा है ना, इधर से बाहुबली का सेना, इधर से दूसरे का सेना। ठीक है, तो सेना जो पहले आके दोनों में इंटरेक्शन हुआ, जो पार्टिसिपेट युद्ध में किया, उस जो पार्टिसिपेट सैनिक युद्ध में किया, उस सैनिक को बोल सकते हैं एक्टिव मास। ठीक है, जैसे हमारे पास इधर भी सैनिक है, इधर भी सैनिक है बहुत सारा। चलो अभी एग्जांपल से बताता हूं सैनिक से। मान लो इधर पर एक इस तरह का सैनिक खड़ा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से दूसरा सैनिक खड़ा है। ठीक है, ये दूसरा सैनिक हमारा खड़ा है। अब बताओ, ये जो पहला सैनिक, ये रो है, रो, ये सब कॉलम में, ठीक है, ये सब कॉलम में। अब जो आएगा, तो इस ये जो सैनिक है इस सैनिक से टकराएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव मास। इस तरह से केमिकल रिएक्शन में होता है, जो हमारा टक्कर मार कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको बोला जाता है, उस मॉलिक्यूल का मास को एक्टिव मास बोला जाता है। ठीक है, अब आया समझ में जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोज मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन या पार्टिसिपेट इन कोलिजन, पार्टिसिपेट इन कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिव मास, इज कॉल्ड एक्टिव मास। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमारा एक्टिव मास पता चल गया, हमारा एक्टिव मास क्या, जैसे हमारा रिएक्शन करने जा रहा है A प्लस B, ये हमारा फॉर्मेशन करेगा C प्लस D। अब हम इसका 10 मोल ले लिए, इसका भी 10 मोल ले लिए, इसका भी, अब ये कुछ नहीं। अब ये दोनों A और B क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास 5 मोलर ही एक्टिव मास है, एक्टिव है। क्या ये 10 मोल रिएक्ट करेगा, नहीं, हमारा कितना मोल रिएक्ट करेगा, 5 ही मोलर रिएक्ट करेगा, 5 ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, चलो देखो हमारे पास क्या है, 10, इसका 10 मोल है, इसका भी 10 मोल है। अब हमारे पास 5 मोल ही एक्टिव है, हमारे पास 5 मोल ही एक्टिव है,
तो क्या ये 10 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। कितना करेगा? जितना एक्टिव मास है। तो कितना एक्टिव मास है हमारे पास? 5। हमारे पास कितना है? 5 मोल एक्टिव मास है। तो ये हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये हमारा क्या करेगा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है सर, ये एक्टिव मास की क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि अभी हम कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करेंगे। जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो वहां पर एक्टिव मास ही आएगा। लेकिन बाय क्या होता है, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमारा कंसंट्रेशन दिया गया है उसी को हम लोग एक्टिव मास मान लेते हैं। ठीक है, देखो एक्टिव मास का रिप्रेजेंट किया जाता है कंसंट्रेशन टर्म में। एक्टिव मास रिप्रेजेंट इन कंसंट्रेशन, रिप्रेजेंट इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में डिफाइन कर इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, ये दो कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमारा क्या कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई गैस आ गया सर, गैस के लिए एक्टिव मास कैसे डिफाइन करें, किस फॉर्म में डिफाइन करें? तो एक्टिव मास रिप्रेजेंट फॉर गैस। गैस के लिए क्या करते हैं? कंसंट्रेशन में भी डिफाइन कर देते हैं और पार्शियल प्रेशर में, और पार्शियल प्रेशर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात यहाँ, जो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड का होता है उसका कांस्टेंट हो जाता है। जो हमारा प्योर सॉलिड एंड लिक्विड होता है उसका जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिटी मान लेते हैं, हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्यों इसका कांस्टेंट हो जाता है? तो इसका बताओ, मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा बताओ? मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल क्या बोल सकते बताओ? वेट इनटू देखो क्या लिख सकते हैं? मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल बाय वॉल्यूम। अब मोल को क्या लिख सकते हैं? वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो डेंसिटी बटे मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है? फिक्स होता है। और डेंसिटी किसी भी सॉलिड और प्योर लिक्विड का ये हमारा फिक्स होता है। तो बताओ मोलर कंसंट्रेशन क्या हो गया? डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बताओ तो मोलर मास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसीलिए इसको हम लोग यूनिटी मान लेते हैं, 1 मान के हम लोग काम अपना कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्या है। अब आता है केमिकल इक्विलिब्रियम का रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड डिफाइन करने के लिए एक लॉ दिया गया, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये किस पे डिपेंड करता है? एक्टिव मास जो अभी पढ़े उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्टिव नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो ये क्या बोलता है, जो हमारा देखो उतना लंबा लैंग्वेज हम नहीं, लैंग्वेज क्या बोलता है, जैसे हम ये बोलता है जो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, कुछ ना कुछ इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रहा होगा। ठीक है, ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दिया। ये बोलता है कि जो हमारा रेट होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस इसका इतना ही मतलब है बोलने का। ये किसके द्वारा दिया गया था? गुल्डबर्ग के द्वारा दिया गया था,
वर्ग के द्वारा दिया गया था। ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो हमारा अब बताओ इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ। देखो अब हमारे इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास रिएक्शन दिया गया, ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन दिया गया। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा हमें कुछ इसका ट्रीटमेंट करना है। देखो इसको मान लो कि हमारे पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या लिख सकते हैं बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, डायरेक्टली वो किसका हो जाएगा, कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट का। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन लिख दिए और पावर कितना जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है तो एच यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू एक कांस्टेंट होता के फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर क्या क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, क्योंकि सी और डी के रिएक्टेंट के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सी और डी है, इसीलिए पावर क्या आ गया, सी और डी आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा हमारा, उस कांस्टेंट का क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिएक्शन फॉर बैकवर्ड। देखो आर बी इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक के बी आएगा, फॉर एक कांस्टेंट आएगा सी इंटू डी। अब पावर आएगा, पावर क्या आ जाएगा, सी और डी। इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब फ्रॉम इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास, ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन था, ठीक है। अब बताओ, अब दोनों क्या इक्विलिब्रियम में, तो अकॉर्डिंग एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये होता है, ये होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना है हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी इंटू ए, ठीक है, इंटू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी। अब यहां बताओ के एफ बाई के बी को इधर ले आए इक्वल टू इधर को ए बी को इधर भेज दिए, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब बताओ कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सी एंड डी, ए एंड बी। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, के बी अपॉन के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी चलो इसको नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अभी इसको बताते क्या है। देखो ये हो गया। अब जो के एफ बाई के सी है इसका एक नया कॉन्स्टेंट लाया गया, के इक्विलिब्रियम। यहां से के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और पावर लिखना मत भूलना, सी डी ए बी, ठीक है। यहां तक अब हमारे पास यहां से एक एक्सप्रेशन बन गया। अब जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम होता है, ये हमारे पास के इक्विलिब्रियम है, इसको दो तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। एक तो हमारा के सी के फॉर्म में करते हैं और दूसरा हमारा के पी के फॉर्म में करते हैं।
अब बताओ Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है। और जो हमारा Kp क्या है? ये भी इक्विलिब्रियम ही कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। जो हम Kc और Kp यूज करते हैं, ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? इसके किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? गैस और सॉल्यूशन के लिए, गैस और सॉल्यूशन के लिए। अब जो हमारा Kp यूज करते हैं, ये Kp किसके लिए यूज करते हैं? ओनली गैस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम Kc बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर B, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आना भी नहीं चाहिए। ये हमारा Kc का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी तरह से क्या Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा बताओ? हमारा रिएक्शन क्या था? देखो हमारा रिएक्शन तो क्या था? A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है C प्लस D में। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A था, इसका B, इसका C, इसका D। अब हमें क्या लिखना है? Kp। तो Kp बराबर क्या होता है बताओ? जिस तरह से हम कंसंट्रेशन टर्म को लिख देते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को क्या कर देंगे? पार्शियल प्रेशर में चेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ D के पावर D इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C के पावर C डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर B के पावर B। इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये इस तरह से हमें Kp का एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर कोई रिलेशन है क्या Kp और Kc में? देख लेते क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन हमें कोई भी मान लो, चलो A प्लस B, ये हमारा कन्वर्ट हो गया क्या इसमें? C प्लस D में, ओके। इसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहा होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको A बोल दो, इसको B, इसको C, इसको D। अब यहां से Kp का एक्सप्रेशन लिखो। तो Kp बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? सॉरी Kc बराबर क्या लिख सकते हैं? पहले Kc बराबर बताओ क्या लिख? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C डिवाइड बाय, ये यहां तक आ रहा है समझ में बच्चों? अगर समझ में नहीं आ रहा तो डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर B, ठीक है। कंसंट्रेशन B के पावर B, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी तरह से क्या हम लोग Kp लिख सकते हैं? Kp बराबर क्या हो सकता है बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ D के पावर D इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C के पावर C डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B के पावर B। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो पिछले वाले रिपीट किए, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब हम सब ने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बताओ? आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या बताता है? ये एक रिलेशन होता है PV इक्वल टू nRT। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां से P बराबर क्या हो जाएगा बताओ? P बराबर इसको N/V/C/RT लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये लिख सकते हैं। तो P बराबर मोल बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन CRT। अब यहां से प्रेशर को हम लोग किस में चेंज कर दें? प्रेशर को किस में चेंज कर दे? CRT में चेंज कर दे। तो बताओ यहां से Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ
डी के पावर सी आर टी के पावर डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी के पावर सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी के पावर क्या हो जाएगा बी। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग लेते हैं। यहां से एक फॉर्मूला आएगा जो केपी और केसी में रिलेशन हमें बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा? जो हमें केपी और केपी में रिलेशन बताएगा। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसको केपी नेक्स्ट एक्सपेंड करते हैं। देखो यहां से केपी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? केपी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन बी के पावर बी। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम आर टी के पावर लिखना भी है, तो आर टी के पावर डी इंटू आर टी के पावर डी डिवाइड बाय आर टी के पावर ए इंटू आर टी के पावर बी। अब तुम्हें एक रूल पढ़ा होगा क्यूब्स एंड स्क्वायर एंड रूट्स में, जो हमारा ए और बी के पावर अगर एन है तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। वही रूल यहाँ पर अप्लाई किए। ठीक है, ये सिंपल सा एक मैथ है, यूज किए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हो सकता है बताओ? के पी इक्वल टू, अब इसको देखो ये क्या दिख रहा है? ये केसी नहीं दिख रहा है। ये क्या केसी है? ये क्या है? केसी है तो केसी लिख दो। केसी इंटू देखो पावर क्या, आधार क्या है? सेम है। बेस क्या सेम है तो पावर क्या ऐड हो जाएगा? आर टी के पावर क्या हो जाएगा? सी प्लस डी डिवाइड बाय देखो बेस सेम है तो ये भी पावर जुड़ जाएगा आर टी के पावर ए प्लस बी। अब यहां से केपी बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? केपी इक्वल टू के सी देखो आर टी के पावर, अब यहां देखो बेस क्या है? सेम है। जब हमारे पास ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन है तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए के पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या लिख सकते हैं? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। कोई दिक्कत? अब हम ए प्लस यहां से के पी बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो अब यहां से हम लोग के पी बराबर क्या लिख सकते हैं? के पी इक्वल टू के सी आर टी, इतने बड़े को हम लोग एक नाम दे रहे हैं डेल एन जी। डेल एन जी, अब डेल एन जी बराबर क्या है बताता हूं। डेल एन जी क्या है सर? डेल एन जी हमारा क्या है? कुछ नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन, एक बड़े क्वांटिटी को एक छोटे क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया। वो क्वांटिटी क्या है अभी हम लिख देता हूं। यहाँ पर सी प्लस डी है माइनस ए प्लस बी है। अब डेल एन जी सर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग किसी रिएक्शन में? तो उसका एक बता देता हूँ कैसे निकालना है। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन दिया है तो डेल एन जी बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग कि गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोल सकते हैं? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमें डेल एन जी बताएगा। तो इसका मतलब हमें यहां से एक केपी और केपी इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल एन जी एक रिलेशन मिल गया। पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम में यही यूज होगा। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।